नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं करियर टाइम कोचिंग देश की कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारी करियर टाइम कोचिंग के बहुत ही होनहार छात्र वंश सक्सेना से, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2018 में 700 में से 590 अंक अर्जित करके पूरी करियर टाइम कोचिंग का और बरेली का पूरे देश में नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले वंश, बहुत बहुत स्वागत है आपका करियर टाइम कोचिंग में। थैंक यू सर। और वंश, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि समय में थोड़ा हम पीछे जाएंगे और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपकी जो बेसिक एजुकेशन रही है 10th 12th और आपकी ग्रेजुएशन की, वो किस में रही है। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम है वंश सक्सेना और मैंने एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर 590 मार्क्स आउट ऑफ 700 स्कोर किया है। मैं बरेली का रहने वाला हूँ और मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी और एक छोटा भाई है। मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब में हैं। ITDL नाम की एक फैक्ट्री है, उसमें असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हैं। मेरी मदर एक हाउसवाइफ हैं और छोटा भाई भी एक प्राइवेट जॉब करता है। मैंने अपनी स्कूलिंग बरेली में ही BBL पब्लिक स्कूल से करी, जो कि उस टाइम का बरेली का काफ़ी अच्छा स्कूल माना जाता था। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए, ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक करी है, वो भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ग्रेटर नोएडा के JRE स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से। चलिए वंश, सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर। कि जिस तरह से गर्मी, सर्दी, बरसात में मेहनत कर करके आज फाइनली वो दिन आ गया है तुम्हारी लाइफ में। जी सर। तो वंश, जैसा तुमने बताया कि यू डिड इंजीनियरिंग जी सर। विद कंप्यूटर साइंस ब्रांच। जी सर। तो तुम्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, जैसा बीटेक वालों का होता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है किसी MNC में। तो ये वहां से निकल के बीटेक करने के बाद ये SSC में शिफ्ट हो गए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसके बारे में कुछ कैसे हो गया? सर, जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया कि मेरे फादर एक प्राइवेट जॉब में थे। तो मैंने प्राइवेट जॉब के अप्स एंड डाउन्स काफी नजदीक से देखे हैं। मैंने अप्स भी देखे हैं, मैंने उसके डाउनफॉल्स भी देखे हैं। और बीटेक करने की वजह ये रही सर, क्योंकि उस टाइम पे सर एक बड़ा क्रेज था 2010-11 के टाइम पे कि बीटेक करते थे सब। हवा चल रही थी, हर घर से इंजीनियरिंग। सक्सेना जी का बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। हाँ, तो शुक्ला जी का भी बेटा इंजीनियर बनेगा। तो सर हम भी इंजीनियर बन गए। बट सर, प्राइवेट जॉब की हालत में देख चुका था कि उसमें आप कितना ऊपर तक जा सकते हैं और कितना नीचे तक गिर सकते हैं। अनस्टेबल जॉब होती है। तो मेरा एक बचपन से था कि मुझे सरकारी ही कुछ करना है। बाकी इस ड्रीम को एनफोर्स किया मेरी मदर ने। वो चाहती थी कि उनका एक बच्चा जरूर सरकारी ऑफिसर बने और आज उन्हीं के दिखाए पाथ पे मैं चल के यहाँ तक पहुंचा। SSC CGL के बारे में मुझे शुरुआत में पता नहीं था, बट जैसे जैसे जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मुझे उसके बारे में थोड़ा आइडिया लगा और फिर जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मैं इस फील्ड में आ गया। तो बस मुझे ये बताइए, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था एसएससी सीजीएल में? सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था SSC CGL का। इससे पहले जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो था SSC CGL 2017, जिसमें जिसका प्री भी मैं 2 या 3 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो बस जब आप एसएससी सीजीएल 2017 का एग्जाम जो था वो आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो आप डिमोटिवेट भी हुए होंगे। तो आपने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या किया? हाँ सर, शुरुआत में मैं 2-4 दिन डिमोटिवेट भी रहा कि जिस एग्जाम की मैं एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहा था वो नहीं हुआ। उसके अलावा CHSL भी क्लियर हुआ था, उससे पहले प्री और शायद छोटे-मोटे और पेपर क्लियर हुए, मैं जानता हूं। बट सर, जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो दुख तो होता है। बट फिर सर मैंने खुद को यही समझाया कि किसी भी जर्नी को कभी भी शुरुआत में जज नहीं करना चाहिए। उसकी जजमेंट अगर आपको करनी है तो फाइनल पे पहुंच के करो। और अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसकी कॉस्ट भी आप सबको खुद ही चुकानी है। अपना क्रिटिक खुद बनना पड़ेगा, अपना अपलोडर भी खुद बनना पड़ेगा, खुद की पीठ थपथपानी पड़ेगी, खुद के आंसू पोंछने पड़ेंगे। वही काम आप सबको करना है, वही मैंने भी किया। तो बस थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि एसएससी सीजीएल 2018 में बच्चे ये बात जानना चाहते हैं कि टियर 1 में और टियर 2 और टियर 3 में आपके स्कोर क्या थे और आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी? कैसे आपने कि 1 आवर में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टियर 1 में, टियर 2 में आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट को संभाला? ये सारी की सारी जो चीजें हैं बच्चों को बताइए। सर, मेरा SSC CGL 2018 में टियर 1 में मेरे मार्क्स थे 178.812 समथिंग आउट ऑफ 200। मेंस में मेरे मैथ्स में मार्क्स थे 145.16 आउट ऑफ 200 और इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे 196.66 आउट ऑफ 200। टियर 3 में मेरे मार्क्स रहे हैं 69 आउट ऑफ 100। तो ओवरऑल मेरा अभी तक एक डिसेंट स्कोर बन चुका है 590 आउट ऑफ 700।
एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा पास और है, उसके बाद मैं चाहूंगा कि सत्यन सर जो है अपनी बात को कंटिन्यू करें कि थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि बहुत सारे बच्चों को एसएससी सीजीएल में मैथ से बहुत डर लगता है, तो आपने मैथ की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए, कैसे आपने अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाया और आपका टियर 1 और टियर 2 में मैथ में स्कोर क्या था? सर देखिए, मैथ्स जो एसएससी सीजीएल जो पेपर है ना, वो आपका 2 सब्जेक्ट पे टिका हुआ है, एक इंग्लिश और एक मैथ्स। आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स पे कमांड बनानी ही पड़ेगी, वरना आपका ये आप नहीं क्लियर कर सकते। मैथ्स में मेरी स्ट्रेटेजी सर कुछ ऐसी रही है। मैथ्स में मेरे टियर 1 में मेरे मार्क्स थे 46.5 आउट ऑफ 50 और टियर 2 में मेरे 145.16 आउट ऑफ 200 रहे। मैथ्स में सर मेरी स्ट्रेटेजी खुद की ये रही थी कि मैंने, जैसा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने करियर टाइम ज्वाइन करी थी, तो वहां पे मुझे एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिला पढ़ने को। बहुत अच्छे टीचर थे, सचिन सर ने ही मुझे पढ़ाया है शुरुआत में, मतलब काफी टाइम मैंने इन्हीं से पढ़ा है। तो मेरी जो बेसिक मेरी 90 to 95 प्रिपरेशन मैथ्स की सर से ही हुई है। तो मैं क्या करता था, मुझे जैसे मैं 2 घंटे की क्लास हुई मेरी सुबह, तो मैं वो पढ़ के जाता था क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ता था बैठ के, फिर मैं घर आके वो चीज रिवाइज करता था, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करता था और कॉन्सेप्ट वाइज टाइप वाइज में अपनी प्रैक्टिस करता था किरण से, या फिर आपके जो भी किताब हो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर तब भी आपके मतलब कोई कोचिंग पढ़ने से या फिर आप कोई ऑनलाइन वो करते हैं, अगर आपसे तब भी आपके कुछ होते हैं, कुछ बच्चे जिनके नहीं हो पाते क्लियर, तो आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िए 8th 9th 10th की, उसमें आपको एक्चुअल में एडवांस मैथ्स का बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट तब भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना आपका सिर्फ 25% तैयारी है, 75% आपकी प्रैक्टिस रहेगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब तक के तुम्हारे कन्वर्सेशन से यार एक चीज, 2 बातें जो निकल के आई, एसएससी सीजीएल में इंग्लिश और मैथ्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। जी सर, एक तरह से 70% फोकस इंग्लिश मैथ्स पर हो। जी सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30% आपका बाकी सब्जेक्ट्स पर है। पहली चीज। और दूसरी चीज, वंश ने जो बताया, वंस मोर की जरूरत बहुत होती है। क्योंकि अगर पहली बार फेल हुए, दोबारा से पहली बार गिरे, फिर नहीं उठे तो गिरे पड़े ही रहोगे। बिल्कुल सही बात। बस मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स के बारे में काफी बातें तुमने बताई, इंग्लिश के बारे में कुछ बताओ। जैसे कि जो मेन दिक्कतें हैं स्टूडेंट्स की, खासकर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जी सर, उन्हें इंग्लिश में वोकैब की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ग्रामर पढ़ते हैं बट एग्जाम में जाकर के वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आया तो माइंड में रूल होता है, बिल्कुल, लेकिन उस क्वेश्चन में वो रूल लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये कुछ चीजें बताओ, कुछ ऐसी बातें जो स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। जी सर, जैसे मेरी अपनी क्लास में ही काफी सारे बच्चे थे, सबको एक ही टीचर ने इंग्लिश पढ़ाई, पर सब सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो कुछ तो वजह रही होगी बच्चों के एंड पे, मैं टीचर की कभी गलती नहीं मानता। और मैं उन बच्चों को भी ये बोलना चाहूंगा, जैसे मेरी अपनी क्लास में थे, वो टीचर की गलतियां निकालते थे। मैं सब बच्चों से बोलना चाहूंगा, आपका टीचर कोई भी हो, आप टीचर पे भरोसा रखिए, तभी आपका कुछ भला होगा, वरना आपका भला नहीं होगा। ठीक है। बाकी आपका इंग्लिश में सर, जैसे आपने बोला कि ग्रामर के रूल्स तो याद होते हैं बट वो अप्लाई नहीं हो पाते हैं, तो वो सर आपको वो चीज भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे, आप उतने उसमें प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। आप वोकैबुलरी जितनी ज्यादा पढ़ेंगे, आपको उतनी अच्छी वोकैब हो जाएगी। हालांकि मेरी उतनी अच्छी नहीं है अभी भी, बट एक डिसेंट वोकैबुलरी है मेरे पास अभी आज की डेट में, जो आज से करीब 2-2.5 साल पहले मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे भी 12.5 नंबर आते थे 50 में से, जो आज मैं 197 तक पहुंच रहा हूँ। बट उसमें आपका 50% रोल आपके टीचर का रहेगा, 50% रोल आप ज्यादा ही रहेगा आपका रोल। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यही कर सकते हैं कि आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आराम से पढ़िए, डिवाइड कर करके पढ़िए, सब कुछ एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। टाइप वाइज, जैसे मैंने मैथ्स में बोला, आप मैथ्स में टाइप वाइज पढ़ेंगे, आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आप इंग्लिश को मैथ्स की तरह पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश में भी आगे निकल जाएंगे। और जो कि सीजीएल है, सीजीएल में मैथ इंग्लिश का ऐसा है सीन, अगर आपको मेंस में नंबर लाने तो आपको एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको तो बिल्कुल आपको इसमें क्वेश्चंस गलत होने ही नहीं, इसमें होने नहीं चाहिए। मेरे भी नहीं, मेरा 100% एक्यूरेसी थी, तो मैं मान के चलता हूं कि और भी बच्चे कर सकते हैं, 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं। बाकी आप रीडिंग करें, रीडिंग आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव करेगी। मैंने ये खुद जांचा है। मैं डेली, मतलब जितने टाइम मैंने प्रिपरेशन करी सर, उतने टाइम मैंने रोज, मेरा रूटीन ऐसा रहता था कि सुबह उठ के चाय के साथ मुझे 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर
पेपर रीड करना है, नॉट जस्ट फॉर करंट अफेयर्स बट फॉर इंप्रूविंग माय इंग्लिश। रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप जल्दी पढ़ोगे, आप जल्दी समझोगे उस चीज को। और एक चीज जरूर सारे स्टूडेंट्स सुन ले, वंश ने भी कहा, कई दफा स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर ग्रामर तो ठीक है, वोकैब ठीक नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सर देखिए, वोकैब बहुत ही कम पूछी जाती है। जो एक्चुअल में सिनोनिम एंटोनिम मेरे पेपर में आए थे वो शायद मुश्किल से 6 या 7 थे, तो उसमें से मेरे 3-4 मैंने जो मुझे आते थे वो मैंने अटेम्प्ट किए। 4 क्वेश्चन मैंने टोटल छोड़े थे, वो सब वोकैब के क्वेश्चन थे, सिनोनिम एंटोनिम। ओवरऑल ये है कि ज्यादा परेशान या फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप ईडीएम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। अच्छा, बस थोड़ा सा यार हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ यार, एडवांस मैथ को लेकर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे जैसे हमारे पास आते हैं, और जब आप क्लास में थे तब भी बच्चे पूछते रहते थे सर एडवांस में सर हमारी स्पीड नहीं आती है, सर ट्रिग्नोमेट्री के सर कॉन्सेप्ट हमें कब समझ में आते हैं, या सर ज्योमेट्री की सर थ्योरम्स हमें समझ में नहीं आती है, सर कैसे अप्लाई करें, सर हर बार नया क्वेश्चन बन जाता है, सर टाइम ज्यादा लगता है, सर एक क्वेश्चन को करने में सर 5-5 मिनट लग जाते हैं सर, तो कैसे सर 1 घंटे में हम सर सारे के सारे 25 क्वेश्चंस करेंगे या 100 क्वेश्चंस करेंगे एसएससी प्री में सर। और अगर हम बात करें सर एसएससी मेंस की बात करें सर, तो आई थिंक 2 आवर्स में सर हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं सर, तो सर स्पीड हमारी बहुत कम है। तो बस मैं चाहता हूं कि यार आप बच्चों को सही से गाइड करो कि कैसे आपने जो अपनी स्पीड है उसको इंप्रूव किया, कैसे आपने अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव किया, इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जैसा सर ने बताया ये चीज मैंने लाइव देखी है, खुद अपने सामने देखी है। बच्चे सर के पास जाते थे, यही सब पूछते थे, तब भी सर एक ही बात बोलते थे। मैं भी वही बात सब बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप देखिए, मैथ्स ना एक जर्नी की तरह है, रोड की तरह है। आपको कहीं आपका डेस्टिनेशन, आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, कोई बच्चा उस डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेगा जिसे अच्छी गाड़ी चलानी आती है, ठीक है, और जिसे रास्ता पता हो पहले से। अब आप पहली बार निकले, आप पे जीपीएस नहीं है, आप पे कुछ नहीं है, तो आप ये मान के बिल्कुल भी आपको रास्ता ही नहीं पता है, तो आप जल्दी आप स्पीड पे नहीं जा सकते। आपको स्पीड से पहले अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी पड़ेगी। पहले एक्यूरेसी अच्छी होती है, फिर स्पीड अच्छी होती है। स्पीड अच्छी करने के लिए भी सर वही है सर, प्रैक्टिस। सर मैथ्स में बचपन से टीचर सिखाते हैं कि आप जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने अच्छे से। यस, और बिल्कुल मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही सब बात कहना चाहूंगा कि आप जितने मॉक टेस्ट देंगे, आप जितनी ऑनलाइन स्पीड टेस्ट देंगे, उतनी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट काइंड ऑफ थिंग नहीं, कोई रूल नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस करना। और सर मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई शॉर्टकट बिल्कुल ठीक है ना। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी मैथ के क्वेश्चंस की। सर कितनी बार प्रैक्टिस करें, अरे जब तक आपकी स्पीड इंप्रूव ना हो जाए, ठीक है, जब तक आपकी एक्यूरेसी अच्छी ना हो जाए, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बाकी और बताइए, कहते हैं ना एक कहावत है, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। टीचर आपको यही कर सकता है, टीचर आपको सिखा सकता है, एक कोच आपको खेलना सिखा सकता है, पिच पे जा करके बाउंसर आएगी तो झेलना आपको। सो टियर 1 टियर 2 के बारे में अपनी पूरी तैयारी बहुत ही अच्छे से बताई है स्टूडेंट्स को, सबको जो एस्पिरेंट्स है हमारे एसएससी के। लेकिन वंश मैंने एक चीज देखी है कि स्टूडेंट्स टियर 1 टियर 2 को लेकर के बहुत सीरियस रहते हैं, इस चक्कर में टियर 3 को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, और टियर 3 के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं स्टूडेंट्स को। तो मैं थोड़ा डीप लेवल तक आपको ले जाना चाहता हूं कि आप सबको टियर 3 के बारे में बहुत छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन बताएं कि क्या क्या आता है, कैसा पैटर्न होता है टियर 3 का, कितने मार्क्स का होता है। टियर 3 में सर, टियर 3 जो है सीजीएल का एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, जिसमें आप पेन एंड पेपर मोड जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आपको 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में आपको 50 मार्क्स का या तो एसे या फिर एक प्रेसिस लिखना होता है। ऐसे ही 90% पूछा जाता है, प्रेसिस नहीं पूछा जाता है। और दूसरा जो सेक्शन होता है उसमें आपको 50 मार्क्स का लेटर लिखना होता है, जिसमें इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर कोई भी आ सकता है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको एक प्रॉपर एसे लिखने का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और लेटर का फॉर्मेट आपको आना चाहिए, वो आपका बेस बनाएगा। फिर उसके बाद सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टियर 3 के बारे में, जो बच्चों को नहीं पता होती है, बच्चों को लगता है कि शायद सिंपल एक पेपर होता है उसको लिखना होता है, जैसा हम लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो वहाँ पे जो शीट आती है उसमें आपको ब्लॉक्स बने हुए मिलेंगे, ठीक है, और एक रो में 4 ब्लॉक्स होंगे और ऐसी 14 रोज होंगी या 12 रोज होंगी, वो इसको चलता है ऐसा, ठीक है।
और वो आपको लिमिटेड स्पेस देते हैं लिखने के लिए, वो Word ब्लॉक्स limit गिने हुए होता है। होते हैं। हाँ, वर्ड लिमिट, क्योंकि वर्ड लिमिट सेट होती है, आपको 250 मार्क्स का एस्से लिखना होता है जिसमें ±10% आप एरर ले सकते हो, वर्ड लिमिट ले सकते हो। अच्छा, ये ब्लॉक्स एसे और लेटर दोनों में? जी सर, जी सर, जी दोनों में ब्लॉक्स होते हैं। ठीक। अच्छा, एस्से में बस बेटा हाँ, मुझे एक बात यहाँ पे ये बताओ कि जैसे कि जब हम डिस्क्रिप्टिव में कॉमा यूज करते हैं तो कॉमा यूज करने के लिए अलग ब्लॉक यूज करेंगे या वर्ड के साथ ही कॉमा लिखेंगे? हाँ सर, कोई भी पंक्चुएशन मार्क अगर आपको यूज करना है तो जिस वर्ड के बाद आपको वो लगाना है, आप उसी वर्ड के साथ उसको लिखो, उसी ब्लॉक यानी कि सेम ब्लॉक में ही कॉमा लगा दीजिए। पंक्चुएशन मार्क के लिए कोई अलग से ब्लॉक यूज नहीं किया जाता है। और जब आप अपना एस्से स्टार्ट करते हैं तो आप अपना पहला ब्लॉक छोड़े, ठीक है, और जब आप अपना पैराग्राफ चेंज करते हैं तब भी आप अपना पहला ब्लॉक छोड़ के फिर लिखें, पूरी लाइन ना छोड़ें वहां पे, जैसे हम क्योंकि आधी गिरे हुए लाइन छोड़ ब्लॉक्स देते हैं, जैसे हम आधी लाइन छोड़ते हैं, हाँ, वो नहीं करना है, वो नहीं सिर्फ एक ब्लॉक छोड़ना है। हाँ, ये पहला ब्लॉक आप छोड़ दें, लिखना शुरू कर अच्छा, दें। एक ब्लॉक में एक लेटर रहेगा या एक वर्ड रहेगा? सर पूरा एक वर्ड रहेगा, जैसे कि इजी, इजी एक पूरा वर्ड एक ब्लॉक के अंदर आएगा। तो ब्लॉक्स का साइज सेम होता है या छोटे बड़े? सेम स्क्वायर रेक्टेंगल शेप ब्लॉक होते हैं और सेम साइज के होते हैं। बट अगर आपको कोई बहुत बड़ा वर्ड लिखना है, जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल टाइप का कुछ लिखना है, तो आपको वो फिर अपनी हैंडराइटिंग छोटी करके चलनी चाहिए। अगर मान लो कि जैसे कि बस कोई मान लीजिए बहुत बड़ा एक वर्ड है जी सर। जो एक बॉक्स में नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सर आपको देखिए दूसरे ब्लॉक में तो नहीं लिखना चाहिए, वो आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि वो एक रेक्टेंगल शेप ब्लॉक होता है तो उसकी थोड़ी विड्थ होती है, ठीक ठाक, तो आप उसी के अंदर उसको तोड़ तोड़ के लिख दीजिए। ओके, मतलब आधा ऊपर लिख दीजिए आधा और आधा नीचे लिख नीचे दीजिए। सभी स्टूडेंट इस बात पे ध्यान दें कि अगर ब्लॉक में जो वर्ड है वो पूरा नहीं आ पा रहा है तो उसको आप हाफ आप उसमें लिख सकते हैं, आधा ऊपर लिख सकते हैं, आधा उसको नीचे लिख सकते हैं, लेकिन एक वर्ड के लिए आपको एक ही ब्लॉक यूज करना है। और वंश बेटा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2018 में आपका डिस्क्रिप्टिव में आपका जो टॉपिक था वो क्या था, और आपने टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए किन किन रिसोर्सेज का यूज किया? सर जो डिस्क्रिप्टिव में जो एस्से का टॉपिक आया था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम्स। तो इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, क्योंकि हम लोग जो प्रिपरेशन करके गए थे, हम लोगों को क्या लग रहा था कि कोई योजना पे या फिर जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं उस पे एस्से आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो पर ये बड़ा ही एक नॉर्मल सा टॉपिक था जो कोई भी लिख सकता था, सोशल टॉपिक था ये। और जब आपके पास कभी ऐसा टॉपिक आ जाए ना एग्जाम के अंदर, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना कोई आप फैक्चुअल नॉलेज अगर आप पे है, आपको जैसे अगर लिटरेसी रेट पता है इंडिया का या फिर और कुछ चीज पता है, तो आप वो चीज मेंशन करिए, उसके अंदर आपका एक अपर एज रहेगा, क्योंकि योजना में तो सभी रट के जाते हैं स्टैट्स उस पे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि जैसे ऐसे हम लिखते हैं तो ऊपर हेडलाइन डालते हैं इंट्रोडक्शन, लास्ट में डालते हैं कंक्लूजन, ऐसा कुछ करना है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, हेडिंग आपको नहीं डालनी होती है, पर आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि मेरी इंट्रोडक्शन है पहली, कुछ लाइंस की, फिर उसके बाद मेरी बॉडी आएगी और उसके बाद मेरा कंक्लूजन आएगा। दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्से। और हमें मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैक पेन और ब्लू पेन से लिखना है, ऐसा दोनों अलाउड होते हैं सर, दोनों वहाँ पे शायद दोनों उसमें लिखा होता है। हाँ, मैं बच्चों से एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप जब भी डिस्क्रिप्टिव देने चाहें, अपना फ्रंट पेज बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि मैंने खुद केसेस देखे हैं ऐसे जिसके 555 आउट ऑफ 600 थे और दैट पर्सन वाज आल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम टियर 3, क्योंकि उसने कहीं साइन नहीं किया था यार, थंबनेल नहीं लगा, वो अपना क्या कहते हैं थंब इंप्रेशन नहीं लगाया था। और यहाँ पे बस मुझे एक बात और याद आई सत्यम सर कि बहुत सारे बच्चे जैसे हमारे पास आते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रोल नंबर भर दिया और रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया, तो बच्चों इस आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। यस, आपको इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह आरएन नंबर ही भरें और रोल नंबर की जगह रोल नंबर ही भरें। सारे स्टूडेंट्स प्लीज इन सारी चीजों को माइंड में रखना है। ये जो आज वंश हमें बता रहे हैं ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा, आप खुद ही जाके एग्जामिनेशन सेंटर पे फिर गड़बड़ करके आओगे, इसलिए हम पहले से ही आपको बहुत ज्यादा अवेयर कर रहे हैं। और एक बात और सर, एसएससी का जैसे आप लोगों को भी पता है डिस्क्रिप्टिव में नया यूएफएम का रूल आया है, तो मैं बच्चों से बिल्कुल बोलना चाहूंगा, मैंने 9 महीने कैसे काटे हैं जब तक रिजल्ट नहीं आया था, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे से भी एक छोटी सी गलती हो गई थी एड्रेस लिखने में, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा सब मेहनत पे पानी ना फिर जाए। उनने इस बार एग्जामिनेशन दिया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, वो आगे से नहीं देंगे, तो बिल्कुल भी अपना एस्से का जो आपका एस्से है या फिर जो लेटर है उसमें कोई इमेजिनरी चीज नहीं लिखना आप लोग, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन हो सिर्फ उतना ही लिखें आप लोग, वरना आप लोग जानेंगे ये बात बड़ी मुश्किल से जानेंगे, वो दिक्कत होगी।
बस मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो स्टूडेंट एसएससी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए सर, मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल आप गाने सुन के, किसी से बात करके ये सब कर सकते हैं, बट वो मेरे ख्याल से वो टेम्पररी चीज होती है, परमानेंट नहीं। हाँ, आप अगर आपको मोटिवेट रहना है तो आपको अंदर से मोटिवेट रहना पड़ेगा खुद से। अब जैसे मैं कुछ एक किस्सा बाकी बच्चों से अपना शेयर करना चाहूंगा, वो बड़ा पर्सनल बात है। वैसे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी कुंडली या फिर किसी गुरु को मानते होंगे या फिर ऐसा करते होंगे। मैं भी वैसा, मतलब मेरे घर वाले भी वैसी हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हम लोग, होता है ऐसा। मिडिल क्लास फैमिली में होता है क्या, सबसे पहले कुंडली दिखाई जाती है कि बच्चे के भविष्य में सरकारी नौकरी है कि नहीं है। देखिए, हम मेरे साथ भी किया, मेरे घर वालों ने तो 10, जैसे मान ली 10, शायद 10 पंडितों को दिखाई मेरे मम्मी पापा ने मेरी कुंडली, ठीक है। 10 में से 9 ने बोल दिया कि इसकी कोई नौकरी नहीं लगने वाली, और 2-4 ने तो ये भी बोल दिया था कि ये सुसाइड कर लेगा। हाँ, सच बात है सर ये। तो मेरी मम्मी पापा, जब आप किसी के माँ बाप के सामने ये बात बोलोगे तो वो तो बिल्कुल डर ही जाएंगे। पैसे ऐट लिए उनने मम्मी पापा से, मम्मी तो बहुत ज्यादा डरती है। हाँ, मम्मी पैसे भी दे आई। फिर घर आके मुझे ये तो नहीं बताया उनने कि ये ऐसे ऐसे बोल रहा था, बट इतना हाँ बताया कि पंडित जी ये कह रहे थे कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा और बड़े ग्रह खराब है और ये सब वो सब। हाँ, मुझे तैयारी करते हुए 1-1.5 साल हो चुका है, तो मुझे पता था कि मैंने ये सोचा कि वो पंडित वहां बैठा हुआ है, उसने ना मुझे देखा ना मुझे कभी जाना, वो मेरे बारे में ऐसे कैसे बता सकता है कि मैं कोई एग्जाम क्लियर करूंगा कि नहीं करूंगा। भाई देखिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मेहनत। अगर आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो तो भगवान आपको वहां तक जरूर पहुंचाएगा। अगर आपको मानना है तो भगवान में मानो, पंडितों में और इन सब में मत मानो, ये सब ऐसे ही होते हैं। मतलब मैं किसी के प्रोफेशन पे कोई बात नहीं बोल रहा, बट आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। ये सब बातें ऐसी होती हैं, लोग बोलते रहते हैं, किसी की बात ज्यादा नहीं सुननी चाहिए आपको। बाकी सर, मोटिवेशन का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि शुरुआत में जब मैं बिल्कुल बहुत ही शुरुआत हुई थी, मेरी इनिशियल डेज थे प्रिपरेशन के, तब मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में जाता था। एक दिन मेरी मैथ्स की क्लास चल रही थी, शायद उस दिन हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक चल रहा था, मुझे याद है अभी भी। तो सर उस टाइम ना 2017 का एग्जाम, हाँ 2018 का एग्जाम आने वाला था, जिन्हें कुछ था ऐसा, तो सर सबको मोटिवेशनल टॉक दे रहे थे। तो सर ने एक बात मुझे बोली, एक बार मुझे क्या सबको बोली थी, बट वो मुझे आज भी मेरे दिमाग में है कि देखो, हार मत मानना, भगवान एक ना एक पेपर ऐसा जरूर बनाएगा जो तुम्हारे लिए बना होगा, जिसमें तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। वो बात मैंने सर की पकड़ के रखी। मैंने बहुत पेपरों में फेलियर देखा है, बहुत पेपर में सक्सेस भी देखी है, बट जो मेरा मेन पेपर था मैं उसके लिए देखना चाहता था, और वहां वो पेपर भगवान ने बनाया, 2018 का पेपर बनाया, जिसमें मैंने सब में सारे टीयर्स में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। तो सर आपको थैंक यू सर। मैं सच में सब बच्चों से बोलना चाहूंगा, अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा मेंटर आपको मिल गया तो आप बहुत आगे जाओगे। आप बस शर्त ये होती है कि आप उसकी बात को फॉलो करें, ट्रस्ट करें, बिल्कुल सही। और वंस ये तो हुई बात सक्सेस की आपकी। कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनका ये मानना रहता है कि सर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, एग्जाम है नहीं, तो पढ़ाई क्यों करूं, जब नोटिफिकेशन आएगा फिर जाकर के एडमिशन ले लेंगे, फिर तैयारी कर लेंगे, 3 महीने का टाइम देती है गवर्नमेंट, तो उसमें एग्जाम दे देंगे। क्या ये जो स्ट्रेटेजी है उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे ओवरऑल? देखिए सर, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे आते हैं तैयारी में जिनका ये करना ड्रीम होता है, एक वो तरीके के बच्चे आते हैं जो किसी के कहने पे या दोस्तों के साथ आ गए। मैं सिर्फ उन बच्चों से बात करूंगा जिनकी ड्रीम, मैं दूसरों से बात नहीं करूंगा। अगर आपका ड्रीम है तो आप तब तक चैन से मत बैठिए जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते। 2000, जैसे आप में से कई लोगों को पता होगा कि 2017 का जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, उस पे कोर्ट केस हो गया था मेंस के बाद, स्ट्राइक वगैरह हुई थी, बड़े कैंपेनिंग हुई, स्टे भी लगा 1 साल के लिए। उस 1 साल के दौरान एसएससी का एक भी पेपर नहीं हुआ था 2018 के अंदर, नहीं हुआ था, कोई पेपर नहीं हुआ। अब आप सोचिए, एक मेरे जैसा बंदा जिसने नौकरी कभी करी नहीं, उम्र भी निकल रही है, सरकारी नौकरी, वो भी एसएससी जैसी, जो सब लोग मेरे खुद के घर वाले भी एक टाइम पे मुझे मना करते थे कि तुम बैंक कर लो, तुम एसएससी मत करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि एसएससी का प्रोसीजर है बड़ा खराब है, ठीक है। बट मेरी अपनी वो थी, मेरा ड्रीम था कि मुझे एसएससी ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए जो भी मेहनत करनी थी, जो मुझे कीमत चुकानी थी, वो मैंने चुकाई, वो मैंने किसी और को नहीं बोला करने को। मैं सब बच्चों से भी यही बोलना चाहूंगा, अगर जैसे कि 2018 में कोई पेपर नहीं हुआ,
तब भी इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि मैं 2018 में पढ़ता ही नहीं, बिल्कुल छोड़ देता कि जब होगा तब देखूंगा। मैंने 2018 में ज्यादा पढ़ा, 2017 से भी ज्यादा पढ़ा। कई कई महीने ऐसे गए हैं जब मैंने दिन में 15, 16, 17 घंटे की पढ़ाई करी है। आपको करनी पड़ेगी, एक टाइम ऐसा आएगा। और जो बच्चों का एग्जाम अभी है नवंबर में मेंस, मैं उनसे बोलूंगा कि आप अपना सोने का टाइम कम करिए, बाकी चीजों का टाइम कम करिए, पढ़ाई में ज्यादा टाइम दीजिए। वन टाइम मेहनत है, वन टाइम हार्ड वर्क है, उसके बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा उसके बाद। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को फिर से यही कहना चाहता हूँ कि वो थिंकिंग प्लीज छोड़ दें। इस समय भी जिस तरह से एक एनवायरनमेंट चल रहा है कि आपको लग रहा है गवर्नमेंट जॉब्स तो सर है नहीं, तो क्यों हम पढ़ाई करें, ये छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर उस साल वंश ने पढ़ाई ना करी होती तो आप आज वंश का वीडियो ना देख रहे होते हमारे साथ। और बस एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। ठीक है ना, और करियर टाइम कोचिंग में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभकामनाएं और सभी को गुड लक। आप सब अपने एग्जाम में